साथ आदिवासियों को पीएम की सौगात। धरती आबा की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सौगातों की बारिश कही जा रही है, सौगातों की बारिश की है, लेकिन विपक्ष भी है। विपक्ष इसको कैसे देखता है? तमाम तरीके के मंसूबों पर बात होगी, चर्चा होगी। समझना पड़ेगा कि आखिर पीएम ने जो कहा है, जो कर रहे हैं, वो झारखंड के लिए कितना उपयोगी, विपक्ष कैसे देखता है, कितना स्वागत करता है 84,000 करोड़ की योजनाओं का। झारखंड के विकास में क्या मूलभूत सहयोगिता प्रदान करेंगे ये सौगात। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे अपने अतिथियों के साथ। धरती आबा की धरती से पीएम मोदी ने की सौगातों की बारिश। 83,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड के हजारीबाग से पीएम मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 83,300 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 79,156 करोड़ की लागत से चलेगा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। पीएम जनमन के तहत बनी 1,387 किलोमीटर लंबी सड़कों का लोकार्पण। 1,173.55 करोड़ की लागत से बनी है 1,387 किलोमीटर की सड़क। पीएम जनमन के तहत 75,884 लाभार्थी घरों के विद्युतीकरण का लोकार्पण। 170.74 करोड़ की लागत से हुआ है विद्युतीकरण। पीएम जनमन के तहत 5,557 लाभार्थी गांवों में पेयजल आपूर्ति का उद्घाटन। पीएम जनमन के तहत 500 आंगनबाड़ी केंद्रों का उद्घाटन। 14.4 करोड़ की लागत की 120 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास। 150 करोड़ की लागत की 250 मल्टीपर्पज केंद्रों का शिलान्यास। 27.5 करोड़ की लागत की 10 छात्रावासों की आधारशिला। 275 मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा राष्ट्र को समर्पित। 97.17 करोड़ की लागत से मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा। 250 वंधन केंद्रों के लिए टूल किट राष्ट्र को समर्पित। 49.7 करोड़ की लागत से वंधन केंद्रों में टूल किट। 800 लाभार्थी घरों के सौर ऊर्जाकरण राष्ट्र को समर्पित। 40 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का लोकार्पण। 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। ये भारत सरकार द्वारा देश के आदिवासी समाज को मिल रही प्राथमिकता का प्रमाण है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर पिछले साल प्रधानमंत्री ने खूंटी से पीएम जनमन योजना को लॉन्च किया था। अब एक बार फिर झारखंड की धरती से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान से देश भर के 65,000 आदिवासी बहुल्य गांवों का विकास किया जाएगा। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत करीब 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। इसका लाभ देश के 5 करोड़ से ज्यादा मेरे आदिवासी भाई बहनों को मिलेगा। झारखंड के आदिवासी समाज को भी इसका बहुत बड़ा फायदा होगा।
पिछले साल 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पीएम जनमन योजना का शुभारंभ हुआ था। एक साल से भी कम में इस योजना से झारखंड को काफी फायदा मिला है। जनजातीय बहुल्य गांवों में विकास की किरण पहुंची है। एक साल में ही पीएम जनमन ने झारखंड में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अति पिछड़े 950 से ज्यादा गांवों में हर घर जल पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। राज्य में 35 वनधन विकास केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। साथ ही सुदूर आदिवासी इलाकों को मोबाइल कनेक्टिविटी से भी जोड़ने के लिए काम हो रहा है। जनजातीय कल्याण मतलब विजन से मिशन तक के संकल्प के साथ मोदी सरकार देश के आदिवासियों के विकास को लेकर काम कर रही है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार, आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई लोग मौजूद रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक रुचि और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तमाम वो आपने बातें सुनी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, जो सौगातें उन्होंने दी झारखंड के आदिवासियों के लिए, झारखंड के साथ साथ पूरे देश के आदिवासियों के लिए। जो बड़ी बात है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत जो नजर जा रही है 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को इसका लाभ पहुंचना है। उन्होंने कई सारी ऐसी योजनाएं बताई हैं जो योजनाएं आज धरातल पर हैं और उन योजनाओं से कई लाभ मिल रहे हैं, कई लाभ मिल रहा है, चाहे वो पीएम जनमन की बात हो या फिर वो हर घर जल योजना हो। कई सारी बातें, विजन से मिशन को साधा जा रहा है। लेकिन मिशन क्या है? जो सबसे बड़ा सवाल है कि जब केंद्र में सरकार किसी और दल की होती है और राज्य में सरकार किसी और दल की होती है तो क्या योजनाएं अपना मूर्त, अपना अमली जामा पहन पाती हैं? केंद्र को भी अपनी योजनाएं धरती पर उतारने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की अपेक्षा होती है। वहीं राज्य को भी योजनाओं को धरती पर सुचारू रूप से धरातल तक लाने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए केंद्र के सहयोग की जरूरत पड़ती है। दोनों एक दूसरे पर कहीं ना कहीं एक अन्योनाश्रय संबंध है। लेकिन विडंबना यही है कि जब केंद्र में सरकारें अलग होती हैं और राज्य में सरकारें अलग होती हैं तो विकास कहीं ना कहीं, विकास का पहिया थम सा जाता है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। राज्य सरकार कहते हैं कि भाई हमको तो केंद्र से मदद ही नहीं मिल रही है, जो योजनाओं को आना था, जिन योजनाओं की घोषणा की गई उसकी राशि नहीं मिल रही, राशि आवंटन में गड़बड़ी हो रही। वहीं दूसरी तरफ केंद्र कहता है कि हमने तमाम पैसे भेज दिए लेकिन राज्य सरकार इन योजनाओं को मूर्त रूप दे पाने में असफल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा था, आपको एक बार उसकी तस्वीरें दिखाते हैं, एक बार देखिए। यह वो जनसैलाब है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हजारीबाग में जमा हुआ था। जो टेंट लगाया गया था, टेंट के बाहर भी कैमरों ने जो तस्वीरें कैप्चर की है, तीसरी आंख ने, तस्वीरें झूठ नहीं कहती। लोगों को एक भरोसा तो है और इस भरोसे को कितना पूरा कर पाते हैं प्रधानमंत्री और राज्य की सरकारें कितना उसमें योगदान दे पाती है, यह एक बड़ा सवाल खड़ा है जो झारखंड के लिए भी खड़ा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अबुआ आवास योजना में समस्याएं आई थी जिसके कारण, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो परेशानियां आई थी उसको दूर करने के लिए अबुआ आवास योजना लाई गई। तो कहीं ना कहीं समस्याएं हैं जो पाइपलाइन में रोक देती हैं योजनाओं को। एक बार रुक करते हैं, अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। बीजेवाईएम से हमारे साथ बबन बैठा जी हैं। बबन जी स्वागत है आपका। आजसू से हमारे साथ गौतम सिंह साहब हैं। गौतम जी स्वागत है आपका। आदिवासी छात्र संघ से द्वारका दास साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। द्वारका जी स्वागत है आपका। और एनएसयूआई से रोहित पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित जी स्वागत है आपका। चारों अतिथियों का स्वागत है। शुरुआत भारतीय जनता युवा मोर्चा से बबन बैठा साहब से। बबन साहब, छात्र संघ की राजनीति अलग है, देश की, राज्य की राजनीति अलग है, लेकिन चुनाव जब आते हैं तो युवा का रोल,
यूथ की जो रोल होती है, युवाओं की जो भूमिका होती है, वो सर्वे सर्वा होती है। 77 लाख वोटर्स युवा हैं। ये वो युवा हैं जो देश की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। प्रधानमंत्री आज झारखंड आते हैं, सौगातों की बारिश करते हैं। क्या लगता है, क्या झारखंड के उस आखिरी व्यक्ति तक जिसको लक्ष्य मानकर बीजेपी चल रही है, वहां तक योजनाएं अपना मूर्त रूप दे सकेंगी, पहुंच पाएंगी वहां तक? जरूर। आज हमारे प्रधानमंत्री झारखंड में आए और योजनाओं का सौगात झारखंड वासियों के साथ साथ देशवासियों को भी दिया है। ये सौगात जो है अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम राज्य सरकार की होती है और राज्य सरकार इसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करे। और जो केंद्र की सरकार है, जो प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है, वो सभी राज्यों के लिए दिया है। जो झारखंड में जितना सौगात बनता है, जितना राशि आवंटन होता है, वो केंद्र से मांगे और झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक सौगात पहुंचाए। ये काम झारखंड सरकार को करना है। झारखंड के अंतिम व्यक्ति तक सौगात पहुंचाए, ये काम झारखंड सरकार को करना है। एनएसयूआई से रोहित पांडे साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित पांडे साहब, क्या लगता है, ये योजनाएं जो हैं ये चुनावी योजनाएं हैं? जनता को साधने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, योजनाओं की घोषणा की जा रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा इतिहास पलटे तो झारखंड को क्या विगत 5 सालों में, जब से विपक्ष की सरकार झारखंड में बनी है और दलों की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, क्या केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा? घोषणाएं तो हो रही हैं लेकिन धरातल पर नहीं उतर पा रही। देखिए, ये ठीक चुनावी जुमला है। ये बता रहे हैं जितने भी घोषणा किए हैं ये सारा पूरा A to Z चुनावी जुमला है। इसके पहले भी पलामू में एयरपोर्ट का घोषणा किया गया था। आप बताइए कितने वहां से फ्लाइट उड़े हैं। साहेबगंज में पोर्ट की बात हो, वहां कितना नाव आके रुकता है। ये चीज जनता देख रही है, चीज जनता जान रही है। इनको बात करना चाहिए रोजगार पे। इन्होंने कितना यूनिवर्सिटी दिया विगत 10 साल 11 साल से जो ये सरकार केंद्र सरकार है, इसके पहले इनके भाजपा की यहाँ सरकार भी रही है, कितने यूनिवर्सिटी दिए हैं, इस पे बात करना चाहिए। 30 लाख जो वैकेंसी खाली है पूरे देश में, ये वैकेंसी को कब ये भर रहे हैं, इस पे बात करना चाहिए। ये रोजगार पे बात ना करके, यूनिवर्सिटी पे ना बात करके, ये गए हैं उस आंगनबाड़ी के बारे में देने के लिए जिनको इनकी भूतपूर्व सरकार ने, रघुवर दास की सरकार ने यही ठीक मोराबादी में आंगनबाड़ी सेविका हो या जलसैया सेविका हो, जेंट्स पुलिस वाले से लेडीज पे लाठीचार्ज करवाने का काम किया था। ये घरियाली आंसू बहा रहे हैं। ये जनता इस बार जाग चुकी है। ये चाहे कितने भी जुमला का बारिश कर दे, या चाहे कुछ भी ऐसी कर दे, जनता इधर से उधर नहीं होने वाली है। सौगातों की बारिश को जुमलों की बारिश बता रहे हैं रोहित। एनएसयूआई से हमारे साथ जुड़े हैं गौतम, हमारे साथ जुड़े हुए हैं आजसू से। गौतम, कई बातें कही अभी रोहित ने। पलामू में चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, साहेबगंज में पोर्ट का मामला हो, घोषणाएं हुई थी लेकिन घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं हो पाती है घोषणाएं पूरी? देखिए, कोई भी योजना जब केंद्र से चलकर आती है तो उसमें सिर्फ केंद्र की जिम्मेवारी नहीं होती है, उसको जमीन पे उतारना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा प्रयास से ही संभव हो पाता है। आज की ही अगर हम लोग बात करें तो आज जिस तरीके से जनजातीय ग्राम उत्कर्ष जो योजना है उसके तहत प्रधानमंत्री ने 83,000 करोड़ का जो सौगात दी है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री उसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर इस योजना को धरातल पे उतारना है तो केंद्र सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा और सकारात्मक रवैये के साथ आगे आना पड़ेगा, तब जाके जो योजनाएं हैं, जो सौगात है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो होता है अमूमन वो राज्य सरकार का ही होता है। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले जो 5 साल का कार्यकाल जो अब समाप्त होने को है, इसमें कोई भी ऐसा बड़ा योजना या वैसी घोषणाएं जो वर्तमान के राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में की थी या केंद्र की कई योजनाएं हैं उसको अटकाने का काम किया। अपने घोषणा पत्र पे तो काम किया ही नहीं, वो तो आपको सड़कों पे आंदोलन के जरिए दिख ही रहा है। और साथ ही साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको भी लटकाने और अटकाने का काम किया है। तो जब तक ये रवैया रहेगा राज्य सरकार का, तब तक अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचने में समय लगेगा। हमारा मानना है कि जब भी कोई योजना आती है, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, राजनीति से अलग हटकर उसको धरातल पे उतरने देना चाहिए और जल्द से जल्द उतरना चाहिए। क्योंकि कोई भी योजना आप देखेंगे कि योजना चाहे वो 5 साल पहले की हो या योजना आज घोषणा हो रही हो, नेता आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी बदलेंगी, लेकिन योजनाएं जो है वो जीवित रहती हैं। जितना जल्दी उसको
समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दिया जाएगा, हमारा राज्य और हमारा देश उतना जल्दी ही विकास के पथ पे अग्रसर हो जाएगा। और ये विकास की गति जो बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो केंद्र और राज्य दोनों की है। ये बड़ी बात कही है कि नेता आएंगे जाएंगे, योजनाएं वहीं रह जाएगी, जनता वहीं रह जाएंगी। हम लोग जो खड़े हैं, जो आखिरी व्यक्ति कतार में खड़ा है, हर वो व्यक्ति हर नेता से उम्मीद करता है, वो क्षेत्र का मुखिया हो, ग्राम प्रधान हो, वहां से शुरुआत होती है, विधायक हो। कभी जाकर झांकिए गांव में, एक आवास के लिए किस तरीके से मुखिया के घर के चक्कर काटते रहते हैं, थोड़ी सी दूर की सड़क बनवाने के लिए किस तरीके से ग्राम प्रधान के चक्कर काटते हैं, सीईओ, बीडीओ, और विधायक तो साहब मालिक हैं राज्य के, मतलब इनसे मिल रहे हैं आप तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब इसके ऊपर तो वो एक आम व्यक्ति बेचारा जान ही नहीं पाता कि इसके ऊपर अब जाए कहां जाकर अपनी आवाज पहुंचाए। द्वारका साहब हमारे साथ है, द्वारका दास साहब छात्र संघ से जुड़े हैं हमारे साथ। द्वारका साहब, योजनाएं आती हैं, योजनाओं की घोषणा भी होती है, क्या लगता है समन्वय की कहीं ना कहीं वो भारी कमी झारखंड में देखने को मिल रही है? पहले कोरोना काल की बात होती है तो कोरोना से तो विश्व जूझ रहा है, पूरा विश्व इससे इफेक्टेड रहा, कई जगह की अर्थव्यवस्था सुधरती चली गई, लेकिन हम लोग आज भी कोरोना काल से बाहर नहीं निकल पाए। कि भाई कोरोना काल में हम लोगों ने काफी संघर्ष किया, निश्चित तौर पर पूरे देश ने संघर्ष किया, झारखंड ने संघर्ष किया, और हम अच्छे तरीके से निकले। आज कम से कम हमारे लोग स्वस्थ हैं और ठीक हैं अब जो जहां पर है। बावजूद इसके घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा सक रहा। आपसे शुरुआत करता हूं आवास से ही। अब वो आवास योजना लाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड में जमीन नहीं पकड़ पाई। कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर नहीं मिल रहा है। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? कारण एक ही है और वो है जनता के बीच जागरूकता की कमी। अगर वो जागरूक हो जाएंगे, आप अगर बीजेपी की बात करें या जेएमएम की बात करें या कांग्रेस की बात करें, आज देश में जो चुनाव होता है नन इशू पे होता है, जो मुद्दा नहीं है उस मुद्दे पे होता है। कभी आपने चुनाव देखा है कि हमने लोगों का घर बना देंगे, हम लोगों को रोजगार देंगे? इस पे चुनाव नहीं होता है। चुनाव तो होता है राम मंदिर बनाएंगे, तो राम मंदिर तो बन गया, तो लोगों को घर कहाँ चाहिए? तो जिस उद्देश्य को लेके आप चुनाव में जाएंगे वही आपको मिलेगा। तो अभी जो योजनाओं को आप लोग बोलते हैं कि योजना हमें नहीं मिल रहा है, वो कभी नहीं मिलेगा। मोदी जी जब 2014 में आए तो देश को बड़े बड़े सपने दिखाए, इतने सपने दिखाए कि लोगों को लगा कि स्विस बैंक से काला धन आएगा और हमारे जेब में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। हम लोग भी सपना देखने वाले में थे कि चलो, हम उस समय छात्र थे, हम पढ़ रहे हैं, एमएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, 15 लाख आ जाएगा तो हमारा लाइफ सेट हो जाएगा। आया क्या? वो 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो ये जुमला चलता रहता है और प्रधानमंत्री जी को हम लोग आज तक समझ नहीं पाए कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं। ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि जब से हमने राजनीति या छात्र नेता में आए तब से हमने ऐसा नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार के लिए राज्यों में जाते हैं जहां इशू होता है। चूंकि हम लोग झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ पे मूल निवासियों का जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि मणिपुर में जब आदिवासियों के साथ शोषण हुआ, पीएम साहब जो हमारे हैं वहां पे कभी नहीं गए। आज झारखंड में चुनाव आता है, वो तुरंत चले आते हैं और सौगात देते हैं। इसी तरह का सौगात कोरोना काल के समय दिया गया था 20 लाख करोड़ का। वो क्या हुआ? तो ये हमेशा जो है ना, जिसको बोलते हैं सिर्फ देते रहो देते रहो, तो एक ये जुमला ही है और कुछ नहीं। जिस तरह की 15 लाख रुपए आम जनता पे जाएंगे, काला धन आएगा, तो ये सारा चीज है। अब बोलते हैं कि इन्होंने कहा कि आते आते रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे, सबसे बड़ा करप्ट है, 2G स्पेक्ट्रम, सारा चीज चिल्ला है। रॉबर्ट वाड्रा भी जेल में है क्या? तो ये जो है, ये जो बीजेपी कांग्रेस जो मिल के इस देश को जो बेवकूफ बना रही है, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलके इस देश को बेवकूफ बना रही है। और ये एक जो बोलता है कि हम धर्म की राजनीति करेंगे, एक बोलता है सेकुलर करेंगे, और इसी में जनता पिसा हुआ है। उसको पता ही नहीं है कि क्या चलता है। आप देखेंगे कि चुनाव के समय नन इशू को पूरे देश में दिखाया जाता है। गाय माता हो जाती है, गंगा, गीता, गोबर, ये इशू देश में चलता है। ये कभी नहीं चलता है कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये कभी नहीं चलता है कि हॉस्पिटल बनाएंगे। आज आप आयुष्मान जो लाए हैं उसकी क्या जरूरत है? आप पूरे दुनिया में देखेंगे, भारत को आप विश्व गुरु कैसे बनाएंगे? विश्व गुरु बनने का जो डेवलप कंट्री का जो पैमाना होता है, एजुकेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, हेल्थ होता है, ये तीनों में आप भारत का रैंकिंग देखिए।
हम हंगर इंडेक्स में आ गए हैं, एम्प्लॉयमेंट का तो कहना ही नहीं है। आप कैसे बनाएंगे? हेल्थ में आप देखिए कुपोषण से सबसे ज्यादा पीड़ित आप देखे होंगे कि यही सिमडेगा की संतोषी कुमारी भात भात कह के यही झारखंड में मरी है। और आज अगर लोग 5 किलो राशन लेने को विवश है तो कहीं ना कहीं वो कुपोषण के शिकार है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि मिड डे मील चलाया जाता है। मिड डे मील क्यों चलाया जा रहा है? मतलब हमारे बच्चे भूखे हैं तभी तो स्कूल में जाके खाना खा रहे हैं। अगर हम घर से खाए रहेंगे तो हम वहां पे कैसे खाना खाएंगे? तो ये जो सरकारें हैं, ये मिड डे मील ये कांग्रेस का देन है, आज कंटिन्यू है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी और कांग्रेस पूरे देश के जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है और देश का जो टैक्सेस है उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो भारत बहुत ही पीछे है सर। हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि भारत कहीं पे नहीं है, विश्व गुरु एक जुमला है। विश्व गुरु कैसे बनेगा जब तक यूनिवर्सिटी नहीं आएगा? आप कैसे दुनिया को पढ़ाएंगे? आपके पास ना साइंटिस्ट है, ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है, आप कैसे करेंगे? आपके दुनिया में कहीं पे यूनिवर्सिटी का कोई रैंक नहीं है, आप कैसे विश्व गुरु बना देंगे? बोलने से विश्व गुरु बन जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को इस देश के जनता को समझना पड़ेगा। और जिस दिन जनता जाग गई तो ये समस्या कभी ये नहीं, योजना तो सरकार को देना होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का ही मतलब होता है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, यही डेमोक्रेसी है। लेकिन यहां पे जनता कुछ जानता नहीं है, इसलिए यह समस्या है सर। भवन बैठा साहब, बड़ी बात कही अभी द्वारका साहब ने कि आज भी हम लोग भूखे हैं, भारत में लोग भूखे हैं, इसीलिए मिड डे मील योजना भी चलाते हैं कि खाना आप बाहर देते हैं। अभी मैं आंकड़े देख रहा हूं, 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स आंकड़े हैं, 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। 125 देशों में भारत आज भी 111वें नंबर पर है और हम बातें विश्व गुरु बनने की कर रहे हैं। क्या यह केवल केंद्र के हाथों में है? क्या इसमें राज्य सरकार को भी योगदान देना होगा? ये जो 111वां रैंक है, ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि हमारे यहां जो आंकड़े रिलीज होते हैं वो राज्य वाइज कहीं मिलते ही नहीं है। लाख तलाश लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे कि यूपी की क्या स्थिति है, एमपी की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति, अलग अलग आंकड़े निकालने पड़ेंगे, एक जगह कंपाइल्ड नहीं रहता। कारण क्या मानते हैं कि आज भी ये देश जो विकासशील होने का दावा हमारे देश के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, आज भी हम हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में 111वें नंबर पर बैठे हुए हैं? देखिए, पहले तो हमारे जो साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के प्रधानमंत्री हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो शायद इनको मालूम होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतवासी उनको 140 करोड़ जनता वोट किया है, तो वोट करने के बाद प्रधानमंत्री बने हैं, तो पूरे भारतवासी के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और दूसरी बात, अगर रोजगार की बात करते हैं और मिड डे मील की बात करते हैं, तो मिड डे मील किसकी सरकार में आई थी वो सब लोग जानते हैं। अब मिड डे मील से क्या लाभ मिल रहा है वो सभी लोग जान रहे हैं। बात अगर रोजगार की है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं, रोजगार हमने कितना दिया अब टोटल जगहों पे है, आप ऑनलाइन कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, पता चलेगा। लेकिन जिन्होंने जिस राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस राज्य में हम लोग बैठे हैं, वहाँ रोजगार की क्या स्थिति है, वहाँ विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है, यहाँ कितने विश्वविद्यालय झारखंड सरकार ने इन 5 सालों में खोल दिया, कितने रोजगार दे दिए गए। आज रोजगार के रोड जाम है। आज भी आप देखेंगे जेएसएससी में लोग वहाँ बैठे हुए, आंदोलन पर बैठे हुए, पेपर लीक, जब भी एग्जाम आता है पेपर लीक हो जाता है। बात जब करेंगे देश की तो देश के साथ साथ राज्य भी आता है, राज्य का भी विकास उतना ही आवश्यकता है। हम अगर युवा हैं तो झारखंड राज्य में निवास करते हैं, तो झारखंड में हमको रोजगार चाहिए। बात कर रहे थे कि 15 लाख की कौन बोला? भारत को विश्व गुरु बनाने की बात क्या हमारा मैनिफेस्टो में है? 15 लाख देने के बाद हमारा मैनिफेस्टो में है। जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस के था वो मैनिफेस्टो के में दिया क्या अभी तक? 5 लाख नौकरी कहाँ है? 2000 चूल्हा भत्ता कहाँ है? इस सब पे बात झारखंड के जनता सवाल पूछ रहा है। झारखंड के छात्र आज आंदोलन कर रहे हैं, रोडों पे हैं, उसके जवाब देने के लिए कौन है? झारखंड सरकार छात्रों पर लाठीचार्ज करवा रही है। अभी 2 दिनों से बैठे हुए हैं लोग, उन पे 1000 लोगों पर नाम दर्ज और 1000 लोगों पर अज्ञात लोगों पर केस कर दिया गया। किस लिए? अपना हक मांग रहे इसलिए। लोग सीडी दे रहे हैं, बोल दिया जा रहा है कि सीडी ब्लैंक है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? झारखंड के छात्र को क्या खुद हैं? इसलिए जब रोजगार की बात करेंगे तो झारखंड का भी नाम आएगा। 5 लाख हर एक साल 5 लाख रोजगार के भी बात आएगा, तो वो रोजगार कहाँ है? वहां पे झारखंड में कितने यूनिवर्सिटी अभी तक खोल दिए गए,
और यूनिवर्सिटी कहाँ है, बताएं, हमारे साथी बैठे हुए हैं। कई सवाल बीजेपी की तरफ से। एक बार रोहित का रुख करते हैं। रोहित, अभी हंगर इंडेक्स की बात चल रही थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाला था तब 125 देशों में भारत का नंबर 55वां नंबर था, 55। आज 2024 है। 10 सालों में भारत ने जस्ट डबल रैंकिंग लिया, अब 111 नंबर पर है। क्या कोई चमत्कार हो सकता था कि 10 सालों में 55 से बढ़कर 2011 तक, मतलब आप महज 10 सालों में आपने अपनी रैंकिंग में उछाल ली है। आप 55 से अब भारतवासी 111 नंबर पर आ गए। इसको सकारात्मक देखते हैं या क्या समझते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इस पे तो केंद्र सरकार को शर्म आना चाहिए। जो बोलते हैं कि हम ये किए, वो किए, ये किए, जो अभी जुमला भी दे रहे हैं आपके सामने, हजारीबाग में जुमला दिए हैं। और हंगर की बात है। रोहित, आपको रोक दूं, एक आप थोड़ा सा ट्रैक ये हो रहा है। 111 नंबर पर जाने का मतलब है कि आप में सुधार आया है देश में। अगर आप 125वें रैंक से होते हुए बाहर हो गए तो इसका मतलब है कि आप हंगर इंडेक्स से बाहर हो गए। तो अब आप 111 पे चल रहे हैं, 14 रैंक पीछे हैं, 14 और स्टेप्स पीछे हैं आप। कुल 125 देश हैं, जिसमें भारत 55 नंबर पर था 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी। आज भारत 10 सालों के अंतराल के बाद 111वें नंबर पर है। ये 2023 के आंकड़े हैं, 9 सालों के अंदर। तो ये आंकड़ा जो है राज्यवासी तो है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केवल उनके जहां सरकार है वहां का हो ये आंकड़ा, और बाकी जैसे झारखंड की बात हो तो झारखंड में आंकड़ा खराब हुआ हो चाहे अच्छा हुआ हो। ये ऑल ओवर राज्य वाइज आंकड़ा आएगा, इसके बाद ही हम लोग कुछ इस पर बात कर सकते हैं। अभी जैसे बता रहे थे कि राज्य सरकार का बार बार द्वेष दे रहे थे कि राज्य सरकार धरातल पे इनकी परियोजना नहीं उतारती है। 2014 के बाद 2019 के पहले जहां तक मेरी जानकारी है पलामू एयरपोर्ट का उद्घाटन शिलान्यास हुआ था। उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम हमारी सरकार तो नहीं थी, तो इन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारा? साहेबगंज की बात करें 2014 के बाद 2019 के पहले शिलान्यास हुआ, तो उस टाइम किसकी सरकार थी? उस टाइम इन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारा? आप बात करते हैं राज्य सरकार की। राज्य सरकार का आप तो जो हक है, जो अधिकार है, वो आप तो दे ही नहीं रहे। शरणार्थ धर्म कोड दे नहीं रहे हैं। हमारा 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी है बकाया, वो दे नहीं रहे हैं। आप कह रहे राज्य सरकार आपको सहयोग नहीं कर रही है। राज्य सरकार से आपको बताइए कहां सहयोग की जरूरत है, आपको राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है। ये देखिए, एक दूसरे पर फेंकने से अच्छा है कि खुद के अपना आंगन, अपना घर झांक के देख लेना ज्यादा बेटर होता है। चलिए, एक बार द्वारका जी का आता हूं। गौतम, आपके पास एक बार द्वारका जी के पास चलता हूं। द्वारका जी, आपने हंगर इंडेक्स की बात कही थी, आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए, 2014 के भी रख दिए। 10 सालों में आपके सामने 111 नंबर पर है। 2014 तक देश में कांग्रेस का शासन रहा। इस बीच में मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी एक बार प्रधानमंत्री बने थे। 2014 से नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। जब सत्ता में आया उसके बाद ये लगातार उनका तीसरा टर्म है। 55 से 111 पर पहुंचे। सफर निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण रहा होगा। रोहित ठीक कह रहे हैं, राज्यों के आंकड़े नहीं आते, लेकिन राज्यों के आंकड़े हम लोग विश्लेषण के लिए चाहते हैं। रोहित, राज्यों के आंकड़े हम विश्लेषण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गूगल इंडेक्स पर आप आ रहे हैं, हंगर इंडेक्स को आप मान रहे हैं, तो आपको यह मानना होगा कि केंद्र जो प्रमाण दे रहा है या जिस तरीके से भी इसकी रैंकिंग का कैलकुलेशन किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक है, किसी आधार पर उसको किया जा रहा है। 55 से 111। अब आप आ जाइए। अभी रोहित साहब ने कहा कि पलामू में एयरपोर्ट के लिए उद्घाटन हुआ, लेकिन जमीन आज तक एयरपोर्ट नहीं खुला। आप मुझे हजारीबाग भी बताइए। मुझे याद है कि झारखंड बनने से पहले मैं जब हजारीबाग जाता था, उस वक्त वहां एयरपोर्ट की एक जमीन आज भी है, वहां ढाबे वाबे खुल गए हैं, एयरपोर्ट को जमीन नहीं मिली वहां पर। पलामू की क्या सूचना है? क्या पलामू में जमीन मिल गई? पोर्ट को खुलने की जहां तक बात है, उसमें क्या अड़चने आ रही है? अगर कोई जानकारी हो तो बताएं, तो फिर मैं बताऊंगा कि क्या जानकारियां आ रही हैं उसमें। द्वारका जी, जो अभी आपने हंगर इंडेक्स की बात कहा और ये कहा कि इम्प्रूवमेंट है जी, होना ही चाहिए। इम्प्रूवमेंट हर वक्त होना चाहिए, लेकिन हम जो सरकार से उम्मीद करते हैं उसके जो जितना हम उम्मीद करते हैं, अगर वो नहीं है तो हम तो क्वेश्चन एराइज करेंगे। होना ही चाहिए। आप अभी ये आंकड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं कि इस देश में 80 करोड़ लोग आज 5 किलो अनाज लेने को विवश है, और ये संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। ये क्या, ये इस देश के लिए गर्व करने की बात है या शर्म करने की बात है? अगर 5 केजी अनाज के लिए हमारे लोग लाइन में लग रहे हैं, तो ये तो गर्व करने की बात तो नहीं हो सकता है। तो इसको भी हमको देखना है।
आप मिड डे मील चला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। जहां पे शिक्षा देना चाहिए, आप बोलते हैं कि इस देश का 70% जो पॉपुलेशन है वो गांवों में रहती है, तो गांवों में रहती है तो गांवों में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि सिर्फ खिचड़ी खिला रहे हैं। और दूसरा ये है कि बीजेपी सरकार में यहाँ पे 5000 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया था 19 से पहले जब इसकी सरकार थी तो मर्ज कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा चोट था शिक्षा का। और जब शिक्षा में ही आप चोट कर दिए तो मैंने बार बार ये मैं बोल रहा हूं कि विकसित कंट्री बनाने के लिए, डेवलप कंट्री बनाने के लिए 3 पैमाना चाहिए। एजुकेशन चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए और हेल्थ चाहिए। तो एजुकेशन को आप हर दिन डैमेज कर रहे हैं। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का क्या हाल देख रहे हैं। अभी हमारे साथी बबन बैठा ने कहा कि यूनिवर्सिटी राज्य सरकार क्यों नहीं खोलती है। यूनिवर्सिटी यूजीसी के गाइडलाइन से चलती है और यूनिवर्सिटी दोनों के सहयोग से खुलता है, ना कि राज्य सरकार से। तो ये शिक्षा का जो है ये ज्यादा केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाया। तो ये सारी चीजें हैं। आप तो उसको खत्म करने की और लगे हुए हैं। आप ये देखें कि जब से ये सत्ता में जेएनयू का क्या हाल हो गया। जेएनयू का आप हाल देख रहे होंगे। अभी कुछ दिन पहले वहां पे एजिटेशन चला कि अब हमें खाना भी नहीं मिल रहा है। जामिया मिलिया में आप जाके लाठी चला रहे हैं। तो आप पढ़ने हमें कहां दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आते ही कहा कि जब तक इस देश में नन इशू पे चुनाव होता रहेगा, मतलब धर्म के नाम पे होता रहेगा, एक धर्म बचाएगा, एक बोलेगा हम धर्मनिरपेक्ष है, तब तक इस देश में जो रियल इशू है वो धरातल पर नहीं आएगा। और ये राज्य और केंद्र ये दोनों की जिम्मेवारी होती है और जो पार्टियां अभी चल रही है उसकी जिम्मेवारी होता है। दूसरा बबन जी ने कहा कि ये भाजपा के प्रधानमंत्री है कि देश के प्रधानमंत्री। हमने क्वेश्चन एराइज किया कि ये बीजेपी के पीएम है कि देश के पीएम है। आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। अगर आज प्रधानमंत्री थे तो झारखंड राज्य में कार्यक्रम किस आधार पे हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पे हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे हुआ। ये चुनावी रैली था या पीएम का कार्यक्रम था? नहीं। तो यहां पर आप ये समझ ले कि प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि ये सरकार का कार्यक्रम है, इसीलिए मैं यहां बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये उन्होंने कहा है कि सरकार का कार्यक्रम है। और अगर सरकार, केंद्र सरकार अपने किसी कार्यक्रम के लिए झारखंड को चुनता है कि झारखंड की धरती से, धरती आबा की धरती से हम आदिवासियों के विकास की बात करें, आप मनसा पे सवाल उठा सकते हैं। ये बिल्कुल सही है सर। लेकिन एक सम्मान भी है। बिल्कुल पूरा सम्मान है सर। आदरणीय प्रधानमंत्री, झारखंड को सम्मान मिलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री के महोदय के प्रति पूरा सम्मान है। लेकिन बस इतना क्वेश्चन है कि आप चुनाव के समय ही क्यों आते हैं। और आपको याद होगा सर कि जैसे ये लोग सांसद बने थे बीजेपी के, सभी ने एक आदर्श ग्राम का गोद लिया। आपकी बात लंबी चलेगी, मैं तुरंत एक ब्रेक ले लेता हूं। आदर्श ग्राम का क्या हुआ सर? चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूं, तुरंत ब्रेक के बाद आता हूं, सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। तुरंत लौटता हूं, एक ब्रेक का वक्त हो गया है। पीएम आते हैं झारखंड तो निश्चित तौर पर चुनावी वक्त है, तो चुनावी वक्त में आरोप भी लगेंगे, सराहना भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य का सम्मान तो होता है। आज राष्ट्रीय फलक पर झारखंड का नाम जरूर चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से इन योजनाओं का उद्घाटन किया। देश की आदिवासी जनता को इन योजनाओं से यह सहायता, यह मदद मिली है। यह फलक, राष्ट्रीय फलक पर झारखंड का नाम आना अपने आप में एक बहुत बड़ी सौगात है। जिस झारखंड को किस नजर से देखा जाता था, ये जो लोग, जो बच्चे, जो छात्र बाहर जाके, मैं भी जब छात्र जीवन में था कुछ दिन बाहर जाने का अवसर मिला था, किस नजर से लोग हमें देखते थे। उस समय तो बिहार झारखंड की मिलीजुली चल रही थी, लेकिन क्या बोला जाता था और आज क्या है स्थिति, इसको भी समझना होगा। कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत। करते अपने अतिथियों का एक बार। द्वारका जी, आप अपनी बात पूरी कर ले। आप आदर्श ग्राम योजना की बात कर रहे थे कि कौन से ग्राम है। एक बार गौतम सिंह के पास चलता हूं। आंसू से गौतम सिंह है। गौतम सिंह साहब, आंसू भी क्षेत्रीय पार्टी है। एक जानकारी आपसे यह चाहिए, जेएमएम भी क्षेत्रीय पार्टी है, मुझे यह जानकारी चाहिए कि अबुआ आवास योजना के तहत राशि तो निर्गत की गई है, जमीन आवंटन कितना हुआ, कितने घर अभी तक किस स्थिति में बन पाए हैं, जिन लाभार्थियों को यह पैसा गया है, क्या वो घर बना पाने में, घर की नींव ढाल पाने में सफल हो पाए हैं अभी तक, क्या जानकारियां हैं? क्योंकि अब जो नई योजना दिख रही है 550 जिलों के 65,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास होगा। तो होता क्या है ना, कई बार कई योजनाओं को घोल मिल करके मिला दिया जाता है और दिखाया जाता है कि ये फलाना योजना से फलाना, पूरे पैसा बंदर बाट में उड़ जाता है। गौतम सर, देखिए,
आज की ही हम लोग बात कर ले, प्रधानमंत्री का जो दौरा था, जिस तरीके से उन्होंने कहा और यहाँ सौगात देके गए 83,000 करोड़ की, तो इस 83,000 करोड़ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में करके अपनी जनता के लिए जो लाभान्वित होने वाले जो योजनाएं हैं उसको उतारने का काम राज्य सरकार का है। दूसरी चीज़ है, जैसे आपने अबुआ आवास की बात की, तो अबुआ आवास भी तो झारखंड के लिए एक जुमला बन के ही रह गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए बालू नहीं मिल रहा है। और ये कोई नया विषय नहीं है। बालू आप देखेंगे तो वर्षों वर्ष से नहीं मिल रहा है। ये राज्य सिर्फ बालू को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार कोई स्पष्ट नीति नहीं बना पाई, न ही कुछ निर्णय ले पाई। पत्थर का आप देखेंगे तो किस तरीके से यहाँ पे लूट चला है। तो युवाओं के रोजगार का आप बात करते हैं तो आप अपने पूरे, और हम चारों यहाँ पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, आप भी हैं, मीडिया के लोग हैं, आप पूरे झारखंड को घूम के आइए और बताइए कि कोई ऐसा एक परिवार है जिसको राज्य सरकार ने, किसी परिवार के 2 लोगों को रोजगार देने का काम किया है क्या? लेकिन आपको एक परिवार जरूर मिलेगा, हेमंत सोरेन जी का परिवार, जहां पे 2 लोगों को हेमंत सोरेन के बाद वेतन और पेंशन दोनों का लाभ मिलने की तैयारी माननीय हेमंत सोरेन जी ने करा दी है। लेकिन युवाओं की को जब रोजगार देने की बात आती है तो उनके लिए वो जो उनका विजन है और चाल चरित्र है वो भिन्न हो जाता है। आज क्यों झारखंड में हर वर्ग को आंदोलन करने की आवश्यकता है? आज क्यों युवाओं को सड़क पर उतरने की आवश्यकता है? महिलाएं सड़क पे हैं। आज तमाम जो मैया सम्मान यात्रा जो चल रहा है राज्य सरकार का, आप बताइए कि वहां पे क्यों युवाओं की बात नहीं होती है, कि क्यों सिर्फ मैया सम्मान की बात होती है? तो ये बात उनसे कौन पूछेगा कि जिस मैया को आप सम्मान दे रहे हैं उनसे आप पूछेंगे कि हे माँ, अगर हमने आपको ये सम्मान दिया है और दूसरी तरफ आपके बेटे को, आपकी बेटी को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, आपके बेटे बेटी को रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके बेटे बेटी से के साथ जो हमने वादा किया था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका भी जब आप पूछिएगा निष्पक्ष होके, तो झारखंड की हर माँ कहेगी कि हे बाबू, तुम जो है मेरे बेटे बेटी को छात्रवृत्ति दे दो, उनकी अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था कर दो, उनको रोजगार दे दो, 1,000 रुपया हम तुमको वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि आप एक तरफ मैया सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के बेटे जो हजारों लाखों की संख्या में माओं का सम्मान करने की बात हो रही है 1,000 रुपया देकर, चुनाव से ठीक पहले, जिसको चुनावी जुमला कहते हैं और चुनावी योजना से जोड़कर देखते हैं। आज झारखंड का भी वही हाल है और उसमें देखेंगे कि एक माँ को 1,000 देकर और उसी माँ के बेटे बेटियों को तमाम योजनाओं से दूर करके और उनको रोजगार से दूर करके झारखंड को और गर्त में ले जाने का काम किया जा रहा है। चलिए आता हूं भवन आपके पास, एक बार रोहित के पास जाता हूं। रोहित, आपने जो सवाल पूछे थे, जहां तक पलामू आपने एयरपोर्ट की बात कही, जमीन को लेकर मामला उनका अटका हुआ है, आज तक जमीन आवंटन नहीं हो पाया पुराने काल से ही। अब साहेबगंज पोर्ट की आपने जो बात कही है उसमें 2-3 मामले आए हैं। 5 बार टेंडर हुआ है साहेबगंज पोर्ट का, फ्री ऑफ कॉस्ट टेंडर था, लेकिन किसी पार्टी ने साहेबगंज में पोर्ट के लिए टेंडर डालने की हिम्मत ही नहीं की। कारण क्या है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। ये साहेबगंज का इंटरनल मामला, ये समझना होगा, साहेबगंज की शैली को समझना होगा कि साहेबगंज किस तरफ जा रहा है। आ रहा हूं गौतम आपके पास। तो 5 बार टेंडर हुआ, टेंडर नहीं डाला, लेकिन पोर्ट की जमीन के लिए मुआवजा घोषित कर दिया गया और जिसको मुआवजा मिला अब उसके खिलाफ भी लोग वहां पर आंदोलनरत हो गए हैं। कहीं ना कहीं कुछ दिनों में आप देखिएगा कि साहिबगंज में भी एक विरोध प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा कि गलत लोगों को मुआवजा चला गया है। अब आप आ जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अबुआ आवास योजना हो, जो मैंने अभी पूछा गौतम से कितने घर बन रहे हैं, बालू साहब 50,000 रुपए हो गए हैं। कैसे बालू खरीदेगा? जो जिसको 2 लाख 3 लाख रुपए मिलेंगे उसका तो बालू में सारा पैसा चला जाएगा, तो बाकी कहां से लाके बनाएगा वो? ये वो चंद मसले हैं कि सवाल खड़े कर रहे हैं, जो आज हालात हैं, जो अभी आंसू के साथी ने कहा कि हर वर्ग कहीं ना कहीं से एक आंदोलन में आ गया। अभी आप अगर पीछे मुड़कर देखें तो जीएसएससी के सामने आंदोलन चल रहा है, झारखंड आंदोलनकारी संघ आंदोलन कर रहे हैं। आप महिलाओं की हालत को देखें कि महिला अपने सम्मान की रक्षा के लिए गुहार लगाती हुई सड़क पर उतर गई है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान तो खड़े कर रहे हैं। रोहित, देखिए, रोजगार का बोल रहे थे कि रोजगार नहीं दे रहा झारखंड सरकार रोजगार लगातार आप देख रहे हैं, नियुक्ति पत्र झारखंड सरकार के द्वारा बांटा जा रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, छात्रवृत्ति का बात कर रहे थे। छात्रवृत्ति का आप देखें, अभी कुछ दिन पहले ही 25 लड़का युवा गए हैं विदेश पढ़ने के लिए,
छात्रवृत्ति का हो गया, रोजगार भी हम दे रहे हैं, छात्रवृत्ति भी हम दे रहे हैं। और जो केंद्र सरकार का जो यहाँ पीएसयू है उसमें क्या हो रहा है, इस पे कोई बोलने के लिए, कोई बात करने के लिए कभी क्या तैयार हुआ है? एचईसी जो मदर फैक्ट्री कहते थे, क्या उस पर कभी किसी ने आवाज उठाया है? एचईसी का मजदूर का क्या हाल है? 3 साल होने जा रहा है बिना पेमेंट का। आपके घर में 1 महीने का तनख्वाह नहीं मिलता, पेमेंट नहीं मिलता, 2 महीने का नहीं मिलता, तो घर किस तरह चलाते हैं वो आप समझ सकते होंगे। और वहां के मजदूर का 3 साल से पेमेंट नहीं मिला है, उसके बाद भी केंद्र सरकार का आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ के सांसद है, रक्षा मंत्री हैं, फिर भी एचईसी के बारे में एक बयान नहीं आता है। मोदी जी का आए आज हजारीबाग में, कितने बार वो एचईसी का जिक्र किए? वो तो उनका अधीन आता है। क्या वहां रोजगार का साधन नहीं है? क्या वहां आप बता रहे अभी करंट में वहां कम से कम 7,000 एम्प्लॉय कार्यरत थे जिनको अचानक से हटा दिया गया सबको। क्या वो रोजगार नहीं है? आप तो रोजगार, जो कांग्रेस ने रोजगार दिया, आप वो रोजगार भी उल्टा छीन ले रहे हैं। आप तो देने का काम तो नहीं कर रहे हैं, और जो दिया हुआ है उसको भी आप छीन के लेकर रख ले रहे हैं। आप बताइए एचईसी के बारे में किसने किया? कभी आज तक बीजेपी हो या आसू हो या जेएमएम हो, कभी किसी ने ऐसी उठाया? बीजेपी आसू कभी एक वक्तव्य नहीं बोला एचईसी के मजदूरों के बारे में, उल्टा उनके बारे में अशब्द ही बोलता है, उनका गलत प्रयोग करने की कोशिश करता है। वहां आंदोलन जो मजदूर कर रहे हैं, वहां उनको उनके आंदोलन में बदनाम करने की कोशिश करता है। वो मजदूर किसी तरह बेचारे अपने चंदे से मजदूर कैंटीन चला रहे थे, तो वहां के लोकल जो एचईसी के लोकल जो बीजेपी के जो नेता हैं, वहां के मजदूरों को बदनाम करने का काम करते हैं। कहीं से कहीं मजदूर का मतलब कि वो दर्द क्या बताए आपको, वहां हम देखे उनका दर्द क्या है। आप तो जाहिर समझिए कि आपको 1 महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा, 2 महीने का पेमेंट नहीं मिलेगा, आप घर किस तरह चलाइएगा आप समझ सकते हैं। उन बेचारों को 3-3 साल तक का पेमेंट नहीं मिला। उन बच्चों का, उनके बच्चों का पढ़ाई किस स्तर पर हो रहा है, इस पर क्या कभी केंद्र सरकार का आंख खुला है कि यूनिवर्सिटी उनके अंदर में आता है? रांची यूनिवर्सिटी उनके अंदर में है। अभी मान लीजिए 5 से 7 एम्प्लॉई हैं, तो सबके तो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, मुश्किल से 500 बच्चे पढ़ रहे होंगे रांची यूनिवर्सिटी में से या प्रसाद यूनिवर्सिटी में। आप पेमेंट नहीं दे रहे, उनका फी तो अभी रोक सकते थे, ठीक है हम पेमेंट देंगे, अब बॉन्ड भरवा लेते हैं, पेमेंट देंगे तो ये हमको जमा करेंगे, तक बॉन्ड भर दे। ऐसा कोई रास्ता निकाल सकते थे आप? ऐसा कोई रास्ता आपने नहीं निकाला। एनएसवाई इस पर लगातार काम कर रही है, कांग्रेस इस पर काम कर रही है। इसके पहले भी एनएसवाई के द्वारा योगदा कॉलेज में वहां के जो एचईसी के मजदूर है उनके सारे बच्चों का फी को माफ कराया गया है। अब किसी भी एनएसवाई हो या कांग्रेस हो, किसी को भी अगर पर्सनल आता है तो वो उसको हेल्प करके फीस को माफ कराने का ही काम करता है। लेकिन इनके दुख में, दर्द में पूछना तो दूर, उनका दुख दर्द का मजाक बनाना कितना अफसोस की बात है, आप समझ सकते हैं। चलिए भवन बेटा तो सीधे ही पूछ लेते हैं। भवन बेटा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवन बेटा साहब 2 सवालों के जवाब दीजिए। एक कि अभी यूनिवर्सिटीज की हम लोग बात कर रहे थे, कितने नए यूनिवर्सिटीज आए, मुझे यह बता दीजिए कि पिछले 5 सालों में स्थायी कुलपति किस यूनिवर्सिटी के पास हैं? और दूसरा कि एचईसी को लेकर, एचईसी के हालातों को लेकर बात होती है। एचईसी के हालात आज से नहीं, सन 2000 झारखंड गठन से पहले से कहीं ना कहीं परेशान हैरान चल रहे हैं। उसको सुधारने के लिए पहले की सरकारों ने, आपकी सरकार भी रही 2014 से 19 तक बीजेपी की सरकार, उसके पहले भी सरकारें रही, 12-13 साल के करीब आप लोग रहे, कांग्रेस और जेएमएम की सरकारें भी रही। किसने क्या किया एचईसी को सुधारने के लिए? देखिए, अगर एचईसी का बात करेंगे तो एचईसी के जो भी मजदूर हैं, साथी हमारे बोल रहे थे कि उनको सूद लेने वाला कोई नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि जो भी आंदोलन में बैठे हुए हैं वो या बैठे थे, उनका सूद लेने के लिए, उनके कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कब कौन गया? नाम बताइए, कौन गया? नाम बताइए, कौन वहां व्यक्ति में बैठा हुआ? नाम बताइए। आप लोग गए थे, कौन लोग गए थे? आप एविडेंस दीजिए तो गए थे। हमारे वहाँ के नहीं, आप गए थे, चाय दुकान पे गए थे, चाय पीने गए थे। एचईसी मजदूर हेडक्वार्टर के सामने आप किसी ने नहीं गया है, ना बीजेपी गया ना आंसू गया है। अगर है तो आप एविडेंस दिखाइए न्यूज 11 में, सब जनता देखेगी। हम तो दावे के साथ बोल सकते हैं। आप गलत फिर देखिए, आप मजदूर का दुख दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बताइए कौन गया है? क्षेत्र से तो विधायक भी नवीन जायसवाल साहब है, भाजपा के हैं, विधायक भी नहीं जाते हैं झांकने। विधायक भी गए हैं। कहाँ गए? आप दिखाइए। जब से 9 महीना आंदोलन का हो गया, 9 महीना आंदोलन का हो गया, जितने के बाद 9 महीना में कितने बार गए हैं? हमारे सांसद भी उन लोग के जाग से मिल के आए हैं। 9 महीना में कितने बार गए हैं? आप फोटो दिखाइए। मजदूर गया उनके आवाज पर मिलने के लिए, वो नहीं आए हैं। अभी भी मजदूर उनके आवाज पर ठोकर खाता है। आप देखिए, बातों को
भड़काने का नहीं प्रयास भड़का, ना करिए, आप बातों को एविडेंस इधर दिखाइए उधर ना, करने का प्रयास आप ना बोल करिए। रहे हैं, आप आधार दिखाइए, आप हमको आधार दिखाइए। आधार दिखा दिया देखिए जाएगा आपको। मजदूर हमेशा गया ददर का ठोकर खा के, चीज का मजदूर हमेशा ददर का ठोकर खाया है, हमेशा गया सांसद संजय सेठ जी के आवाज पे, नवीन जायसवाल जी के आवाज पे, लेकिन इन लोग ने कभी पार्टी में आवाज उठाने का काम नहीं किया। क्यों मोदी जी के सामने किसी के चलता नहीं है। कांग्रेस अच्छा, रोहित, कर्मचारी करना, मंत्री बनना, इसलिए वो नहीं उठा सकते हैं। रोहित एक बार बात पूरी कर दीजिए, सुन तो ले क्या बोल रहे हैं, बोलिए जेएमएम के लोग कितने बार गए, कांग्रेस के लोग कितने बार गए, उनको एकदम गए हैं, आप गए हैं, आप बोलिए तो हम एविडेंस दिखाते हैं। वहाँ के विधायक राजेश कच्छप जी विधानसभा में आवाज तक उठाए हैं, विधानसभा में आवाज तक उठाए हैं, सत्र में चला है ये बात। अच्छा, HEC खिजरी एरिया पड़ जाता है जी, नहीं खिजरी और हटिया दोनों मिक्स रहता दोनों है। यहाँ तो ऐसा परिसीमन है कि समझना भी बड़ा मुश्किल है कि रोड के इस तरफ हटिया रहता है, रोड के उस तरफ रांची रहता है, तो बड़ा यहाँ पे समस्या है। देखिए बाकायदे हम बता रहे हैं, खिजरी का बात किए तो माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी विधानसभा में इस आवाज को उठाए भी है। आप सत्र का वीडियो निकालिए तो आपको ओपन दिख जाए कांग्रेस कितने बार आवाज उठाया है। माननीय राहुल गांधी जी इस बात को उठाए हैं, सांसद में उठाया है, खड़गे जी उठाए हैं। तो हर 14 से पहले क्यों नहीं समाधान निकाला गया उस आप तो गवाह हैं, आप इतने नजदीक से HEC के मामलों को 14 से पहले उनको रिवाइवल पैकेज दिया गया था, HEC बेनिफिट में भी आया था। इनका बैंक सॉल्वेंसी क्यों छीना गया? कोरोना काल के बाद इनका बैंक गारंटर क्यों छीना गया? बैंक गारंटर तो कांग्रेस का कोई हाथ नहीं ना है, बैंक गारंटर छीना गया। आप कार्यशील पूंजी नहीं दी, कौन देगा उनका बैंक गारंटर? कौन बनेगा HEC का बैंक गारंटर? कौन बनेगा? राज्य सरकार तो बनेगा नहीं, केंद्र सरकार बनेगा। हम तो ओपन बोलते हैं, अगर आपका मनसा नहीं है HEC को चलाने के लिए, HEC के मुद्दे पे एक विशेष डिबेट रखना पड़ेगा। हम HEC के मुद्दे पर मुझे विशेष डिबेट रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके कई पहलू हैं। ऐसा तो नहीं कि HEC के वोटर्स को मान लिया गया है कि ये लोग कांग्रेस के वोटर्स हैं इसलिए वो तिरस्कृत हैं या उनको ध्यान नहीं दे रही है। HEC क्षेत्र में बीजेपी को वोट आया है, बूथ पे लीड भी किया है, ये बात को हम मानते हैं। मेरे पास तो बूथ लिस्ट भी हम लोग निकालते हैं सर, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि बूथ लिस्ट में भी दिखते हैं, वहां की जनता इन पे विश्वास करती है, धोखा देते हैं, के लोग भी काम, वहां की जनता इन पे विश्वास करती है। जवाब तो भवन जी देंगे, भवन जी धोखा देते हैं आप लोग, आंसू देंगे गौतम जी, धोखा देने का आरोप आप लोगों पर लग रहा है। धोखा कौन दे रहा है? झारखंड के लोगों को, वो झारखंड की जनता भली भांति समझ रहे हैं। धोखा किसके कार्यकाल में मिल रहा है ये भी लोग जान रहे हैं। इसलिए जो जनता आज चुप है वो सरकार बदलने के मूड में इसलिए है क्योंकि चुप है, सरकार बदलेगा, उनकी समस्या को समाधान होगा, उनकी समस्या को हम लोग रखेंगे। और अभी भी जो भी समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे गौतम? मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरीके से हमारे साथी धोखेबाजी करने का आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि जिनके घर शीशे के हों उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारना चाहिए। सबके घर तो शीशे के हैं, आप जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप सभी के घर शीशे के होते हैं ऐसा नहीं है, और सब आप लोग पत्थर मारते रहते हैं एक दूसरे पे। मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि आप कांग्रेस और जेएमएम की घोषणा पत्र को उठाइए और ये 4.5 साल के शासनकाल को देखिए। चलिए इनको अलग भी कर दिए, क्योंकि कई बार डिबेट में ये बातें हो चुकी हैं कि हाँ, युवाओं को कुछ नहीं मिला, महिलाओं को कुछ नहीं मिला, स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं मिल पाई, कोई ऐसी नीति नहीं बन पाई यहाँ के लिए, उद्योग के लिए कि यहाँ उद्योग धंधे आ पाए। अभी कांग्रेस के साथी को ये पता होगा कि जिस तरीके से ये सैलरी और तमाम बातों की बात कर रहे थे कि वहाँ के लोगों को, अगर यहाँ के लोगों को, HEC के लोगों को 3 महीने सैलरी नहीं मिलता है तो ये हालत बुरी हो जाती है। इनकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं बाहर ले जाता हूँ। आज हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 महीने से तमाम सरकारी जो कर्मचारी हैं और तमाम जो भूतपूर्व कर्मचारी हैं उनको सैलरी और पेंशन नहीं मिल रहा है। नहीं तो फ्रीबीज बहुत चला ना। और एक चीज और है इसमें कि जिस तरीके से कह रहे थे, अभी हरियाणा में ये फिर से जुमला फेंक रहे हैं। देखिए, हरियाणा में ये चुनाव में जा रहे हैं तो इनको 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं। ये वादा ये झारखंड में नहीं कर रहे हैं। झारखंड में इनकी सरकार है, वो दे के ये नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि हम झारखंड में किए हैं। अच्छा, तो हरियाणा में करेंगे। चुनाव नजदीक आने दीजिए। तो ये हमारा तो टारगेट है कि भाई झारखंड को ज्यादा से ज्यादा मिले, केंद्र देखे जाए या राज्य दे। जहां इनकी सत्ता है उनके लिए इनकी अलग व्यवस्था है, और जहां इनको सत्ता में आना है वहां के लिए अलग व्यवस्था बनाते हैं। तो इनका चाल और चरित्र जो है वो तो पूरा देश देख चुका है, उसमें कोई नई चीज नहीं। गौतम जी, अब आखिरी पल आ गया है, एक बात द्वारका जी का रुख करता हूं। द्वारका जी, आप तो पढ़े भी हैं, छात्र नेता भी रहे हैं। समथिंग व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट, ये आप भी पढ़ते होंगे। मुझे लगता है कि मैनेजमेंट के कोर्स में ये एक लाइन लिखा हुआ है कि जब भी कुछ मुफ्त मिलता है उत्पाद आप ही होते हैं। फिर भी हम लोग मुफ्त चाहते हैं, हम लोग हमेशा मुफ्त चाहते हैं। आज
प्रधानमंत्री के आने पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि इतनी सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन मुझे यह बताइए कि मैया सम्मान योजना जो पिछले 5 साल की योजना थी, क्या ये मध्य प्रदेश के लाडली योजना की कॉपी पेस्ट है? लाडली योजना की सफलता के बाद शिवराज सिंह चौहान वहां रिपीट कर गए, इसीलिए मैया सम्मान योजना को यहां कॉपी पेस्ट में लागू किया गया है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो मैंने शुरुआती में ही कहा था कि बीजेपी और कांग्रेस ठगने का काम कर रहा है। कांग्रेस के साथ जेएमएम गठबंधन में है, तो अगर वो कॉपी पेस्ट नहीं करे तो चलेगा कैसे? हमने कहा कि मिड डे मील आज कंटिन्यू क्यों है। उसी तरह अगर कोई योजना चलता है, बीजेपी योजना चला रही है तो उसका तारीफ करता है, और जब यहाँ पे जेएमएम उसी को कॉपी कर रहा है तो उसका खंडन करते हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो बीजेपी कांग्रेस का जो ये जाल है, उस जाल से उनको निकलना पड़ेगा। तीसरा विकल्प कहाँ है सर? तब तो फिर जेएमएम और आसू है, तो उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती झारखंड में। सर तीसरा विकल्प आपको निकालना होगा। आप अगर नहीं तो ये तो आप ही लोगों को निकालना होगा, युवाओं को निकालना होगा। युवा तीसरा विकल्प निकाल रहे हैं सर। आज युवा अपने बदौलत, चाहे राज्य में हो या पूरे देश में, आंदोलन वो करते हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी जेएसएससी का आंदोलन में बीजेपी साथ है? नहीं है। युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के बीजेपी सिर्फ सत्ता लेना चाहती है। सीजीएल रद्द हो या ना हो, बीजेपी और आसू को उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, वक्त की पाबंदी है द्वारका जी, कई बातें हैं, लेकिन जो आम युवा की राय दिख रही है, एक आम युवा जो किसी दल से नहीं जुड़ा है, उसको अब किसी दल पे विश्वास नहीं रहा। यह एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अगर आप किसी पार्टी के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, पार्टी के साथ आपकी राजनीति रही है, छवि रही है, तो आप अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, आप कहीं ना कहीं से दिखाएंगे। लेकिन आम युवा जो किसी भी दल के साथ नहीं है, वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर हो रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से अपनी दूरी बना रहा है कि कोई हमारा भला नहीं करेगा, और इसको सुधारना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी दल हो, क्योंकि आपको आने वाले कल को साधने के लिए युवाओं के मजबूत कंधों की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ एनएसयूआई से रोहित पांडे साहब थे। रोहित जी धन्यवाद आपका। द्वारका दास जी हमारे साथ थे छात्र संघ से, बहुत धन्यवाद द्वारका दास जी आपका। आजसू से गौतम सिंह साहब हमारे साथ थे, गौतम जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेवाईएम से बबन बैठा साहब हमारे साथ थे, बबन जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। बेबाक तरीके से आप लोग अपनी राय रखते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।